गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ आस्था। आज मैं एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे ओशो के फ़िलॉसफीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बार पढ़ने में लगता है कि जो सोसाइटी में चल रहा है, जैसे ओशो के लेसन्स ऑन लव, ऑन लाइफ, दे आर वेरी डिफरेंट। तो आप उनके छोटे भाई हैं, मेरा बड़ा भाई यहाँ पर है, मेरे बहुत झगड़े होते हैं मेरे बड़े भाई से कि नहीं ऐसे यू आर सेइंग दिस एंड आई मीन दिस। आपका भी कुछ ऐसा संवाद, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही कभी? देखिए, मेरी उम्र ओशो से 24 साल छोटी है। जब मैं पैदा हुआ था उनको एनलाइटेंड हुए 3 साल बीत चुके थे, तो मैंने उनको गुरु की तरह ही जाना है और स्वयं को हमेशा एक शिष्य के रूप में मैंने समझा। तो भाई भाई का जैसा संबंध आप सोचते हैं वैसा हमारा कभी नहीं रहा। मैं पैदाइशी शिष्य हूँ और जब मैंने उनको देखा, समझो जब मेरी उम्र कुछ सोचने समझने को 8-10 साल की, उसके बाद ही कुछ समझ आती है। तब तक वो 34-35 साल के हो चुके थे, विश्वविख्यात हो चुके थे, उनकी सैकड़ों किताबें छप चुकी थीं, गुजराती, पंजाबी, मराठी और अंग्रेजी में अनुवादित हो चुकी थीं। जब वो घर आते थे साल में 3-4 बार, तो जब वो आते थे ऑलरेडी उनके साथ 25-50 लोग आ जाते थे। बैठ शुरू हो गई, लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो उत्तर दे रहे हैं। हम छोटे बच्चे, हम बीच में कोने में बैठ के सुन रहे हैं, हम बीच में चाय पानी लाने का काम कर रहे हैं। तो हमें गहरी गहरी बातें तो समझ नहीं आती थी, लेकिन ओशो की आदत थी काफ़ी चुटकुले सुनाने की, कहानी सुनाने की, वो समझ में आता था। तो वहाँ से हमारा बड़ा रस था उनकी बातें सुनने में, बड़ी जोरदार किस्से, कहानियाँ और खासकर जोक्स बहुत अच्छे। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, करीब 16 साल की उम्र में मैंने फिर संन्यास दीक्षा ले ली और तब से मैं साधना में लग गया, क्योंकि ओशो तो ध्यान की पद्धति सिखा रहे थे, वो मैंने सीखना शुरू कर दी और बहुत आनंद आना शुरू हो गया। तो मैंने उनको गुरु रूप में ही जाना है। तो उनकी तरफ से तो भाई का प्रेम मिला, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ। और तो वो आपने जो पूछा ना, भाई बहन का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा होता है, और ऐसा हमारे घर में एक आश्चर्य की बात है जो मैं बताना चाहूँगा, कभी जिक्र इसका मैंने किया नहीं। हमारा बहुत बड़ा परिवार, 11 भाई बहन तो हम ही थे। एक बहन की छोटी उम्र में डेथ हो गई थी, 10 हमारे कजिन चाचा के बच्चे है ना, और 2 बच्चे हमारी बुआ की डेथ छोटी उम्र में हो गई थी, तो उनका पालन पोषण भी हमारे परिवार में हुआ। तो समझिए हम लोग 23 लोग भाई बहनों में, है ना, और कभी किसी का कोई विवाद नहीं हुआ, कभी किसी से किसी का कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो जब मैं दूसरे लोगों की सुनता हूँ कि उनके घर में झगड़ा होता है, हम चकित रह जाते हैं कि झगड़ा कैसे होता है, भाई भाई का कैसे झगड़ा होगा। तो हमारा परिवार कुछ विचित्र परिवार कह लीजिए, है ना। तो जैसे मैंने जितना पढ़ा है, अभी मैं जितना समझ पाई हूँ, उससे लगता है कि मैरिज को लेके ओशो की थिंकिंग्स थोड़ी अलग थी। जैसे कि उनको वो बंधन लगता था कि ये प्यार का गला घोटना है या ऐसा कुछ करके, वो थोड़ा हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते थे। जहाँ तक मैंने सुना है, उड़ती उड़ती खबर है कि आपकी लव मैरिज हुई है जी। क्या ये सही है? बिल्कुल उड़ती उड़ती खबर आपके पास सही वाली पहुंच गई। देखिए, ओशो के विचार जो हैं वो दोनों पक्ष से सुने जाएं, है ना। जहां एक तरफ वे विवाह की निंदा कर रहे हैं, तो आप दुनिया में देखिए 99% लोग उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जो कि जीने योग्य नहीं है, और उनके दुखों का मुख्य कारण विवाह का पैटर्न है, विशेषकर अरेंज्ड मैरिज का, जो प्राचीन हमारे देश में चली आ रही परंपरा। दूसरी तरफ ओशो सच्चे विवाह के पक्ष में है। सच्चा विवाह प्रेम पर आधारित होगा, पैसा पर और मान सम्मान पर, कुल की मर्यादा पर, उस पर आधारित नहीं होगा। तो निश्चित रूप से जब प्रेम से विवाह जन्मेगा वो कुछ और होगा। और अरेंज्ड मैरिज में हम कोशिश कर रहे हैं कि विवाह से प्रेम जन्मे, जो कि नहीं हो सकता। ये ऐसे हो गया, एक उदाहरण से उसे समझाते हैं, बैलगाड़ी के आगे बैल चल रहे हों तो गाड़ी उसके पीछे पीछे चली आएगी। अगर हम उल्टा करें, गाड़ी आगे और बैल पीछे, तो फिर ये गाड़ी नहीं चल पाएगी। अगर प्रेम आगे हो, पुलिंग फोर्स, तो जीवन की गाड़ी खूब आराम से चलेगी। लेकिन उसको हम सोचें कि विवाह हमने पहले कर दिया किसी का, अब प्रेम पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या हो सकता है अपवाद स्वरूप कहीं 1-8% हो जाए, ज्यादातर नहीं होगा। दुनिया के जितने जोक्स बनते हैं
है ना। 99% स्त्री पुरुष के संबंध पर ही रहते हैं। क्यों? वो वास्तव में हास्यास्पद हो गया है। इट हैज बिकम ए जोक, है ना। और विवाह जिस समय इजाद हुआ था, वो जिन कारणों से आया था, अब वो कारण नहीं रहे, तो भविष्य में विवाह का भविष्य नहीं है। जो उन्नत देश हो गए हैं, ज्यादा संपन्न हो गए हैं, वहां धीरे धीरे विवाह कम होता जा रहा है और भी खत्म ही हो जाएगा। तो कुछ 2-4 देश हैं, स्वीडन वगैरह, वहां तो लीगली खत्म ही हो चुका, क्योंकि 20-25 साल हो गए कोई विवाह कराने आता ही नहीं। सब लोगों को अपनी स्वतंत्रता पसंद है। तो ओशो प्रेम के पक्ष में है, मैं यह कहना पसंद करूंगा, बजाय इसके कहने की विवाह के विपक्ष में है। निश्चित रूप से प्रेम और स्वतंत्रता, लव एंड फ्रीडम, दीज आर हायर वैल्यूज। और इन दोनों में भी अगर तुलना करना हो तो फ्रीडम इज द हाईएस्ट वैल्यू। लव भी नंबर 2 पर आएगी। अगर कभी हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है कि इनमें से चुनना पड़ेगा, तो नेचुरली हम स्वतंत्रता चुनेंगे, है ना। अगर प्रेम और स्वतंत्रता एक साथ मिलें, स्वागत योग्य है। अगर नहीं मिल सकते तो फिर स्वतंत्रता के लिए ज्यादा अच्छी है। पर जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, अगर कोई जनरेशन गैप की वजह से हमारी थिंकिंग कुछ और है और हम चाहते हैं कि हम हमारे लिए कुछ, जैसे कुछ भी कपड़े पहनना जिस तरह से हम पहनना चाहते हैं, बोलना जैसे रहना हम चाहते हैं, वैसी अगर हम स्वतंत्रता मांगना चाहें और वो नहीं देना चाहें क्योंकि हम उनके साथ रह रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? जैसे लोग अपने ससुराल जाते हैं या जो भी अपने पेरेंट्स से जनरेशन गैप होता है, तो अगर हमारे मन में ये फिलॉसफी है कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो वो कैसे काम करेगा? मैं थोड़ी सी बात जनरेशन गैप के बारे में पहले कहूं कि वो क्यों है। पहले ये समस्या नहीं थी, समझो पिछली 100 साल में या 50-60 साल में पैदा हुई। पहले ऐसी कोई समस्या नहीं होती थी। उसकी वजह ये थी कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी होते थे और वो हमेशा छोटी उम्र वालों को सिखाते थे। तो केवल माता पिता या चाचा चाची या सास ही नहीं थे, जेठानी ही नहीं थे, वो ज़्यादा ज्ञानी और अनुभवी थे हर क्षेत्र में। और नेचुरली नई जनरेशन को वो सिखाएंगे, तो उनके प्रति एक सहज आदर की भावना, सम्मान की भावना छोटों में होती थी, क्योंकि उनसे सीखना है। और ये सीखना ऐसा नहीं है कि किसी दिन एंड हो जाएगा। समझो एक पिता है, कारपेंटर है वो, है ना, उसका बेटा उससे 25 साल छोटा है। बेटा कितना ही होशियार हो जाए कारपेंट्री में, उसका बाप उससे 25 साल सीनियर ही रहेगा और उससे ज्यादा बड़ा कलाकार रहेगा। उस बेटे को हमेशा ही उससे सीखना होगा कुछ। फिर आई शिक्षा प्रणाली। अब हम माता पिता से, बड़े भाई बहनों से नहीं सीख रहे हैं, स्कूल के द्वारा हम सीख रहे हैं। और भविष्य में संभवतः स्कूल भी हट जाएंगे, AI उसकी जगह ले लेगी। हम सीधा गूगल से, इंटरनेट से ऑलरेडी सीखना शुरू कर चुके हैं। भविष्य में शायद टीचर्स भी खो जाएं, उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं बचेगी। ये सारा काम AI के हाथ में चला जाएगा। तो सम्मान किस लिए था? हम बात उनकी किस लिए मान रहे थे? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अनुभवी और ज्ञानी थे। अब हमें पता चला कि वो हमसे ज़्यादा अनुभवी और ज्ञानी नहीं है, क्योंकि उनको गूगल चलाना नहीं आता, उनको ChatGPT देखना नहीं आता, वो छोटे बच्चे को आता है, उसको ज़्यादा जानकारी है, वो ज़्यादा अप टू डेट है। कल्पना करिए मैं एक डॉक्टर हूँ। अब मैंने जब पढ़ा था, 52-53 साल हो गए, तब MBBS किया था। इस बीच में मुझे मौका ही नहीं मिला नॉलेज अप टू डेट करने का। एक डॉक्टर है, वो क्लिनिक में बिजी रहता, अस्पताल में बिजी रहता, उसको रात में इमरजेंसी भी अटेंड करने जानी पड़ती है, उसको घर गृहस्थी का भी ख्याल रखना है, उसको पढ़ने लिखने का समय नहीं है, अपडेट होने का समय ही नहीं है। अगर मेरा बेटा होता और मुझसे 30 साल बाद वो डॉक्टर बन के आता, तो मुझे उससे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ डेट हो गया हूँ, है ना। मैंने अपनी जिंदगी में अल्ट्रासाउंड मशीन देखी ही नहीं, MRI क्या होता है मुझे पता नहीं, मेरे जमाने में थी ही नहीं। उस जमाने में सिवाय एक्सरे के और कोई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ होता ही नहीं था। क्या क्या नया आ गया, CT स्कैन क्या होता है मुझे नहीं पता, ना ही मैं उसका इंटरप्रिटेशन कर सकता रीडिंग का। मैं तो बहुत पीछे रह गया। अब अगर मेरा बेटा डॉक्टर बन के 30 साल बाद आएगा, तो वह मुझे सम्मान नहीं देखा, वह मेरी स्थिति देख के हंसेगा। मैं जो दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो कहेगा पापा कहाँ की दवाई लिख रही है, तो बंद हो चुकी, ये तो बैंड हो चुकी है, आपको नहीं पता। हमको समय नहीं है तब पता लगाने का कि बैन हो चुकी है ना। अब मुझे उससे सीखना पड़ेगा। तो स्थिति पलट गई है और आदर सम्मान जो मिलता था बड़ों को, उनके ज्ञान की वजह से मिल जाता, और अब स्थिति पलट गई। अब नई जनरेशन ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा ज्ञानी है ना, उसके पास ज्यादा नॉलेज है, वो ज्यादा अप टू डेट है। तो वो जनरेशन गैप तो बहुत बड़ा हो गया।
है ना। अब बड़े बुजुर्ग सोचें कि हमको वैसा ही आदर मिले जैसा पहले मिलता था, वो दिन गए है ना। अब तो आदर उनको तब मिल सकता है जब वो किसी मामले में आगे हों। अगर वो इमोशनली ज्यादा बैलेंस्ड हैं, स्पिरिचुअली ज्यादा ग्रोन अप हैं, तो निश्चित रूप से आदर मिलेगा, है ना। लेकिन संसार के ज्ञान के बारे में और पढ़ाई लिखाई के ज्ञान के बारे में तब वो पीछे हो गए और वो आगे नहीं बढ़ सकते, उनके पास समय नहीं है। तो ये जनरेशन गैप का कारण ये है। आने वाले समय में ये गैप और बड़ा हो जाएगा। अभी तो जनरेशन में था, आने वाले समय में ये हो जाएगा कि 4 साल भाई का उम्र का डिफरेंस है, तो 4 साल सीनियर भाई भी पुराना पड़ जाएगा छोटे भाई के लिए। कहेगा बड़े भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, सब गुजरे जमाने की बातें हो गई, 4 साल पहले की, है ना। आप नॉलेज हासिल करो। ये जनरेशन गैप का कारण था। दूसरी बात आपने पूछी है कि इसके साथ फ्रीडम कैसे जोड़ी जा सकती है। मुझे याद आती है, एक बहुत पुरानी फिल्म बनी थी, शायद आपको नाम सुना होगा, देखी नहीं होगी तो, कल, आज और कल, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। उस समय के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राज कपूर उसमें बीच की पीढ़ी हैं। उनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर हैं और उनका बेटा ऋषि कपूर है, और दादा पोते के बीच में भयंकर दुश्मनी है। वो किसी बात में एक दूसरे से सहमत नहीं होते, और जो बीच में हीरो है ये दोनों की बात समझ रहा है, ये अपने बेटे की तरफ भी सिंपैथी से सुनता है, समझता है कि ये भी ठीक कह रहा है कि ऐसे कपड़े पहनना है, मुझे ऐसी हेयर स्टाइल रखनी है, ऐसे जूते पहनूंगा, और अपने फादर को भी समझ रहा है। दोनों के प्रति सिंपैथी है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। 2 पाटन के बीच में सावध बुचाना कोई, वो बीच में पिस रहा है ना। दादा पोते का झगड़ा वो नहीं सुलझा सकता, तो ये झगड़ा चलता रहेगा? नहीं, चलता नहीं रहेगा। अगर हमारे भीतर प्रेम का तत्व है, मैंने कहा था स्वतंत्रता और प्रेम 2 बातें हैं, है ना, तो हमको दोनों चीजों को देखना होगा, इसके बीच में एक बैलेंस बिठाना होगा। मुझे स्मरण आता है, ओशो ने एक बार जिक्र किया है खलील जिब्रान की किताब दी प्रॉफिट का, और उसमें खलील जिब्रान एक बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम करने वाले लोग इस प्रकार हैं जैसे किसी मंदिर के स्तंभ, पिलर्स ऑफ ए टेम्पल। यदि पिलर्स बहुत दूर चले जाएं तो भी मंदिर ध्वस्त हो जाएगा, और पिलर बहुत पास आ जाएं तो भी मंदिर गिर जाएगा। तो संभाले रखने के लिए एक सम्यक दूरी चाहिए। जब मैं कहता हूं दूरी मतलब स्वतंत्रता, और जब कहता हूं निकटता यानी प्रेम, तो प्रेम और स्वतंत्रता के बीच एक सम्यकता, एक बैलेंस चाहिए। हम स्वतंत्रता के इतने पागल ना हो जाएं कि प्रेम को नष्ट कर दें, और प्रेम के इतने दीवाने ना हो जाएं कि हम अपनी और दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट कर दें। हमें बहुत समझदारी से वह बैलेंस्ड पॉइंट ढूंढना होगा बिटवीन लव एंड फ्रीडम, है ना। ये खम्भों को अगर बहुत दूर ले गए तो भी बात नहीं बनेगी, बिल्कुल पास आ गए, एक दूसरे की छाती पे चढ़ गए तो भी मंदिर गिर जाएगा। जी, अब जैसे हमारा सोसाइटी वैसे लार्जली, जैसे अभी आपने एक फिल्म की बात की, हम एक फिल्म को देखते हैं और हम बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे कि ऐसी लाइफ, ऐसा कुछ। और बॉलीवुड की दुनिया जैसे बहुत ग्लैमरस दुनिया है कि जो वहाँ हो रहा है वो हमें लगता है सही में हो रहा है, और कभी कभी वो कुछ और ही चल रहा होता है। तो जैसे गोवा फिल्म सिटी में अब आप अपना एक मेडिटेशन कैंप अगर खोलते हैं तो वो कैसे हेल्प करेगा वहाँ के लोग? एक तो गोवा की फास्ट लाइफ है, बहुत फास्ट है, क्लब्स हैं, बीचेस हैं, उसके साथ साथ आपका एक मेडिटेशन कैंप कैसे हेल्प करेगा? देखिए, जहाँ इतनी फास्ट सब चीजें दौड़ रही हैं वहाँ लोगों को रेस्ट करने की जगह भी चाहिए है ना। दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। तो जैसे जैसे दुनिया में फास्ट स्पीड बढ़ रही है, लोगों का टेंशन बढ़ रहा है, एम्बिशन बढ़ रही है, उसी के साथ साथ डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही है, बहुत सारे मानसिक रोग पैदा हो रहे हैं। तो हमें बैलेंस करने के लिए उतना ही कुछ रेस्टिंग प्लेस भी चाहिए। मेडिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट टुडे देन इट वाज इन बुद्धा's टाइम। उस समय लोगों के इतने तनावग्रस्त नहीं थे। आप पुरानी बात तो छोड़िए, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था उस समय हमारे विशाल अस्पताल में 600 बेड के हॉस्पिटल में सिर्फ 10 बेड थे साइकेट्रिक पेशेंट के लिए। एक छोटा सा डिपार्टमेंट था एक कोने में, सिर्फ एक कमरे का, जहां एक साइकेट्रिस्ट बैठता था। दैट्स ऑल, उतनी ही जरूरत थी। आज स्थिति पलट गई है। विकसित देशों में अभी मानसिक रोग ज्यादा होने लगे हैं शारीरिक रोग की बजाय, है ना। आयोडीन की कमी अब ठीक हो गई, अब कोई किसी को नहीं होती। आयरन की कमी अब किसी को नहीं होती। जनरल नॉलेज बढ़ गई है, लोगों को हेल्थ के बारे में पता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हाइजीनिक है, क्या अनहाइजीनिक है। कितनी बीमारियां खत्म हो गई, हैजा खत्म हो गया, प्लेग खत्म हो गई, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गई, डिप्थीरिया खत्म हो गया, दिमाग खत्म ही हो गए। शारीरिक रूप से हम बहुत स्वस्थ हो गए, लेकिन
हमारा दिमाग जो है वो एम्बिशन, कंपैरिजन, कंपटीशन है ना, उसमें भाग दौड़ कर रहा है। इस भाग दौड़ की वजह से बहुत ज़्यादा तनाव और टेंशन पैदा हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक जगह चाहिए जहां आदमी मेडिटेशन कर सके, जहां आंख बंद करके चुपचाप बैठ सके, शांत हो सके। तो दिस इज नाउ अर्जेंटली नीडेड, है ना। पुराने जमाने में एक लग्जरी थी, कोई आदमी ध्यान करता था, एक लग्जरी की बात थी। आज लग्जरी की बात नहीं। अगर हमको दुनिया की मानसिक अवस्था को संतुलन में रखना है, लोगों के दिमाग सही रखने हैं, परिवार को, समाज को, देश को। देखिए पिछली सदी में 2 विश्व युद्ध हुए भयंकर, इससे ज्यादा खतरनाक दिन कभी नहीं थे। जब सबसे ज्यादा एजुकेटेड सदी थी पिछली, और इस सदी में आप देख रहे हैं आतंकवाद किस तरह बढ़ रहा है, और आए दिन कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है। स्लोली वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द थर्ड एंड द लास्ट वर्ल्ड वॉर। यदि जिस प्रकार से जिंदगी चल रही है भागदौड़ वाली, ऐसी ही चलती रही तो हम एक ग्लोबल सोसाइड, एक जागतिक आत्मघात करने जा रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं मेडिटेशन, शांत होना आज जितना